हेलो बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैसे हैं भाई? सभी बच्चे अच्छे हैं या नहीं, ये बताओ। क्यों बच्चों? मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास। तो चलिए कुछ पढ़ा जाए, कुछ देखा जाए। 2 दिन क्लास नहीं हुई तो आप लोग जरा अपने सिलेबस को देखो। मैंने मॉनसून डिटेल पढ़ा दिया, वर्षा के प्रतिरूप को भी पढ़ा दिया बहुत डिटेल, बहुत सारे उसके एंगल्स मैंने बता दिए। और इसके बाद जो टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि, याद है बच्चों? ये कुछ टॉपिक याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये कहीं मैंने डिस्कस किया है क्या? यस। एंड ऑप्शनल में भी आप लोगों को कभी जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल में कुछ थेरीज आ जाएंगे, है ना? तो इस पर चर्चा हम लोग कभी फर्स्ट पेपर में करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसमें देखो आप लोग, अगला टॉपिक है बाढ़ एवं अनावृष्टि। द नेक्स्ट टॉपिक इज बाढ़ एंड अनावृष्टि। बाढ़ एवं सूखा। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, बाप रे अनावृष्टि क्या होती है। फ्लड एंड ड्रॉट। ठीक है बच्चों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में फ्लड एंड ड्रॉट यानी कि बाढ़ एवं सूखा दोनों क्रियाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम टाइम देश के विभिन्न भागों में चलती रहती है। देश के विभिन्न भागों में सेम टाइम बाढ़ और सूखा की क्रियाएं चलती रहती हैं। देश के किसी भाग में सूखा की स्थिति बनी होगी तो हो सकता है उसी टाइम किसी क्षेत्र, देश के दूसरे भाग में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है ऐसा बच्चों? कभी आपने ध्यान दिया? अब तो खैर इतना नहीं रहा, पहले हम जब छोटे थे तो स्कूल से चंदा लगाए जाते थे, हर बच्चे को अपनी अपनी क्षमता अनुसार 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया। तो उस समय बेटा 1 रुपया भी मतलब मायने रखता था। एक इस समय हम बचपन में 1 रुपया का मतलब होता था ना कि यदि कोई दे दे 1 रुपया तो मतलब आज के 20-25 रुपए के बराबर एक फील होता था, मैंने 1 रुपया डोनेट किया। इसलिए देखो पहले कहा जाता था 1.25 रुपए, 1.25 रुपए की प्रसाद, है ना? पहले हमेशा देखो 1.25 रुपए की बात होती, 1.25 रुपए की प्रसाद। मतलब फील होता था 1 रुपया मिलने का मतलब सम फीलिंग, यस यू हैव गॉट समथिंग, कुछ मिला है तुम्हें, है ना? अब 1 रुपया तो कोई बालक लेता ही नहीं। 100 रुपए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो पहले स्कूल में चंदा लगाए जाते थे, हर बच्चा 10 रुपए, 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया डोनेट करता था। तो क्यों भाई? तो ऐसा है ना, आसाम में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, वेस्ट बंगाल में बाढ़ आई हुई है, इस वजह से सरकार के राहत खाते में ये डोनेशन दिया जाएगा, प्रत्येक नागरिक कंट्रीब्यूट करे। चलिए भाई ठीक है, हम लोग जाते थे मम्मी से मांगते थे, मम्मी सर ने कहा है कि भाई देना है 10 पैसे, 50 पैसे। चलिए वो भी बात थी, बट उसी टाइम सेम टाइम पता चला कि 2 दिन बाद ये आ रहा है कि नहीं, सर ने सूखे के लिए मांगा है। कहां पर? गुजरात और राजस्थान, पंजाब के अनेक क्षेत्रों में जो सूखा पड़ा है उसके लिए सरकार द्वारा भी चंदा लगाया जा रहा है। लो भाई, घर वाले कंफ्यूज, अरे बाप रे, कल तो ले गया था सूखा के नाम, बाढ़ के नाम पे, आज सूखा के नाम से ये जरूर यास्मीन लड़की है ना, ये बहका रही है। लो भाई, ब्लैक लिस्टेड हो गए।
अब घर वाले तो नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कभी धूप कभी छांव कुदरत के नज़ारे हैं, कहीं बाढ़ एवं सूखा ये भी तो कुदरत के नज़ारे हैं। क्यों भाई? सेम टाइम लाइफ में, सेम टाइम इस दुनिया में एक साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है। और भारत के संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी कि भारत में बाढ़ एवं सूखा की क्रिया निरंतर लगभग प्रत्येक साल देश के किसी ना किसी भाग में होती रहती है। और कई बार तो ये एक इंटरेस्टिंग घटना दिखाई देती है कि एक ही क्षेत्र जो अभी सूखाग्रस्त था और पता चला कि 2 महीने बाद बाढ़ग्रस्त बता दिया गया। होता है क्या बच्चों ऐसा? यस, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि मॉनसून साहब का जो व्यवहार कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके बारे में लाइन आपने पढ़ी है कि कभी छा जाए कभी बरस जाए घटा बेमौसम, और कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाती है। तो लो भाई सूखा पड़ गया, और कई बार बेमौसम बारिश हो गई, झमाझम बारिश हो रही है। पता चला शुरू के 2-3 महीने यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के मिड तक बारिश नहीं हुई, इतने में अगस्त के लास्ट में झमाझम बारिश, इतनी बारिश की पूछो मत, नदियां उफान पे आ गई और चारों ओर सूखा, बाढ़ ही बाढ़। तो ये तो प्रकृति की बड़ी खास बात है कि सेम टाइम कभी कुछ कभी कुछ। खैर ये भारत की विशेषता है, क्योंकि भारत में यह होने वाली महत्वपूर्ण घटना जिससे प्रत्येक साल देश के विभिन्न भागों में जान माल की भारी हानि होती है। और इसी का परिणाम ये देखोगे कि कहीं ना कहीं यह एक डिजास्टर का रूप ले लेती है। तो जब आप कभी डीएम बनोगे तो इसमें मैनेज करने के लिए बिठाए जाओगे भाई, तो उधर ये पढ़ोगे तो जीएस में भी फायदा होगा, जब ऑप्शनल का यहां पढ़ोगे तो उधर जीएस में भी समझने में आएगी कि बाढ़ सूखा क्या है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि बाढ़ और सूखा क्या है। ठीक है बच्चों, बाढ़ और सूखा क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी आपके पेपर में आए हुए हैं, थोड़ा सा प्रश्नों को देख लिया जाए तो हो सकता है हम और बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाए, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि क्वेश्चन बैंक बच्चों आपका बेस्ट गाइड है। वह हमेशा आपको दिशा दिखाता रहता है, बताता रहता है कि भाई कहां चल रहे हो। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वितरण, भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वितरण और देश में बाढ़ों के प्रभाव का नियंत्रण, भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वितरण और देश में बाढ़ों के प्रभाव का नियंत्रण करने के कार्यक्रमों पर कार्यक्रमों एवं नीति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द impact of floods in the country। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। चलिए एक इसके साथ ये 2005 में आया हुआ है और 60 मार्क्स में आया हुआ, बड़ा क्वेश्चन है। फिर जरा देख लें यूपी पीसीएस में क्या आया हुआ है ये, 1 मिनट।
यूपीपीसीएस में क्वेश्चन वैसे जहां तक नहीं आया हुआ है, 1 मिनट और जरा देख लिया जाए भाई। एक और क्वेश्चन लिखो। मध्य एवं निम्नतर गंगा मैदान में मध्य एवं निम्नतर गंगा मैदान में बाढ़ खतरों के कारणों उपाय परिणामों एवं उपचारी उपायों को स्पष्ट कीजिए। Explain the causes, impacts and remedial measures of flood hazards in middle and lower Ganga plain। ठीक है, ये 2004 में आया हुआ है। 2004 60 मार्क्स अगेन। नेक्स्ट लिखिए। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उत्तर पुस्तिका में स्केच मानचित्र बनाकर अंकित कीजिए तथा उत्तरी भारत के मैदानों में आने वाले बाढ़ों के कारणों एवं परिणामों का विवेचन कीजिए। उत्तरी भारत के मैदानों में आने वाले बाढ़ों के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। Delineate the flood prone areas of India by drawing a sketch map in the answer book and discuss the causes and consequences of flood in the North Indian plains। 1993 में आया हुआ बच्चों, फुल लेंथ क्वेश्चन 60 नंबर का। फिर भारत में घटित होने वाले बाढ़ प्रकोप अथवा सूखा प्रकोप का तर्कसंगत विवरण दीजिए तथा उनके नियंत्रण के उपाय भी सुलझाइए। 2000 में आया हुआ है, 60 मार्क्स। Give a reasoned account of either flood hazards or drought hazards occurring in India and also suggest measure for controlling them। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप समझ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो भी देख लो, बहुत पहले का आया हुआ। नदियों में बाढ़ क्यों आती हैं? पहले कितने सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे। नदियों में बाढ़ क्यों आती है? भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। Why do rivers flood? State the areas of occurrence of flood in India।
स्टेट द एरियाज ऑफ अकरेंस ऑफ फ्लड्स इन इंडिया। 84 में आया हुआ है, 20 मार्क्स। फिर एक और क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, बैक टू बैक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में। जब बाढ़ वाढ़ आती है ना, हमेशा ध्यान रखो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बाढ़ या सूखा जब भी आ जाए, ये जिस साल मेंस देने जा रहे हो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। इस पर एकदम जितनी भी बातें हो सारे डायमेंशंस में क्लियर रहनी चाहिए। उस समय मान लो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, कोई बात हुई, तो एकदम आप रेडी रहिए, रेडी फॉर जीएस, रेडी फॉर ऑप्शनल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में एक टॉपिक और भी है लास्ट में, इंडियन ज्योग्राफी में ही समसामयिक मुद्दे। देखो बच्चों, अपने सिलेबस में जो 10वां टॉपिक होगा फर्स्ट पेपर में, समसामयिक मुद्दे, सेम टॉपिक वहां पे भी दिया हुआ है, यही लिखा हुआ अनावृष्टि, सूखा एवं अनावृष्टि। तो उसका मतलब होगा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, कि कोई गवर्नमेंट, जैसे अभी क्वेश्चन देखो कि हाल में सुझाए गए कुछ चीजों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो मान लो कभी ये पूछ दे कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, मध्य गंगा मैदान में बाढ़ विभीषिका के कारणों, परिणामों तथा उपचारी उपायों को स्पष्ट कीजिए। सर से रिपीट कर दीजिए। मध्य गंगा मैदान में बाढ़ विभीषिका के कारणों, परिणामों तथा उपचारी उपायों को स्पष्ट कीजिए। आपकी उत्तर पुस्तिका में एक रेखा चित्र पर मध्य गंगा मैदान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए। आपने पढ़ा था उधर गंगा, फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाया था तो गंगा के 3 पार्ट पढ़े थे बच्चों। बताओ कौन कौन से? गंगा प्लेन के 3 पार्ट बताए थे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। तो मध्यवर्ती, ऊपरीवर्ती कहाँ है? ऊपरी गंगा का मैदान हरिद्वार से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फरक्का, और फरक्का से मुहाने तक, ठीक है। तो जब आप इलाहाबाद से विशेष रूप से आते हैं, कौन भाई? हाँ प्रमोद शर्मा जी सर। हाँ किस चीज के बच्चों? 1 मिनट रुकोगे आप लोग, 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट रुकोगे बच्चों? जब कुछ अभी आए बच्चे, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, देन आई विल। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? बोर्ड आपका चिपका हुआ वहां से। अच्छा वो आती है आपको पता है? हाँ मुझे बता ही नहीं पड़ा कहाँ पढ़ाते हैं। जीएस के लिए करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा क्या ढूंढने में प्रॉब्लम हुई? तो सही बंदा कोई बता नहीं पा रहा, नंबर नोट किया, नंबर उठा नहीं, बार लगाया पहले मैं क्लास में था ना, वो बगल वाले में चढ़ गए, फिर मैं तो बता, यही है इस हमारी बैच मैंने शुरू किया हुआ। और टॉपिक कल मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाते थे तो हम ऑफलाइन दोनों इस समय चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन बंद किया हुआ।
मॉड्यूल वाइज जो है आपके कब तक? ये मैंने कल ही शुरू किया है, मैं टॉपिक कल शुरू किया था, मैंने करा दिया, वही मैं सोच रहा हूँ कल कल क्वेश्चन देगा बेटा। क्लास वगैरह सब हो चुके हैं, खत्म। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या है, जैसे अभी ज्योग्राफी में कुछ लोग मैपिंग वगैरह लेकिन प्रॉब्लम आती है, घर से पूछा गया कौन सा सब्जेक्ट है, भाई जाके कैसे क्लास कर लो। ज्योग्राफी का कोई मतलब जैसे रंजन सर से से खुद ही पढ़े हुए हैं, कुमार गौरव सर की जो फेवरेट का है वो उतना अच्छा रहा नहीं पहले जैसे, ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी में देखिए त्रिवेदी में हिस्ट्री पढ़ा है, उनका भी कोई और है नहीं अपना। फिर आपकी मुझे याद है तो एक दिन पोस्टर लगा, अब आप मुझे आपको पता है लेकिन नाम नहीं जानते, कोई इतना पता ना सरदार सर की जो बुक आती है, एक दिन नेहरू विहार के लाइब्रेरी नीचे तक मुझे पूछा था कोई टीचर अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है बताओ। फिर कल ही अभी इनको बताया हूँ कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करो, तुम्हें सुबह ऑफलाइन करनी है तो सुबह 8:45 और बल्कि 8:40 से 45 के बीच में डॉट आ जाए, क्योंकि यदि 45-40 से पहले और हो सकता मैं न रहूँ, मैं तो सुबह आते समय देख मैं वन मैन आर्मी चलता है, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं टेक्निकल स्टाफ। तो होता ये है कि स्टाफ समय में मैं नेहरू विहार वाला सेटअप था, बोर्ड में मेरा लगा बस, अब कोरोना में इधर उधर हुई गया, स्टाफ अप्रूव समय रखना हो जाता अपना सेटअप मतलब पहले से मेरे बच्चे रहे हैं, हमारा ऑनलाइन चलता है। फरवरी में 20 फरवरी को फिर शुरू वहाँ से सेटअप ला इधर, बट सडन वो बंद हो गया था। मार्च में उसमें देखा अप्रैल में लोग काम फिर शुरू किया, तो क्योंकि मेरा अपना चलता रहता तो मुझे चला। अभी बच्चे 4-5 आए थे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं सर हमें करना ही है। अब फिर वो सब लॉकडाउन हुआ तो बंद किया की वजह से, सब वो ऑनलाइन मोड पर चले गए। वैसे ऑनलाइन हो या आप दोनों की फीस क्या ऑफलाइन या बेटा मेरी फीस इस समय 12,000 रुपये ऑनलाइन करता हूँ। जैसे अगर ऑनलाइन ले लिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं, कोर्स होगा कि ऑनलाइन चलेगा लाइव पढ़ना, मेरे ऐप पे आना, लाइव पढ़ना, लाइव पढ़ना चाहो लाइव पढ़ो, जैसे मतलब वीडियो पढ़ा रहेगा वहाँ से भी। सभी मूड है, जैसे एकदम लाइव क्लास चल रही है, सेम टाइम मेरे ऐप पर रिकॉर्ड भी हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। तो तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें ऐप पे जब एंट्री दे दूंगा तुम्हें सेम टाइम देखना उसका। उसके साथ में स्पेशल फैसिलिटी बच्चों को देता हूँ, जूम की भी। तो जूम का होने का फायदा, तुम ऑनलाइन भी होगे तुम्हें एहसास उसी तरह का होगा जो ऑफलाइन पढ़ रहे। तो कोई आवाज आ रही बच्चे, फोटो भी रहता, आवाज भी रहती, मुझे पता है कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या इंटरेक्शन होता है। तो मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे आपकी क्लास जो लाइव चलेगी 6 बजे, मान लो किसी कारण से 6 बजे नहीं पढ़ पाए, 10 बजे 11 बजे पढ़ सकता हूँ, क्लास में इधर खत्म होगी और मैं आकर करूंगा, मेरे ऐप पे अपलोड हो जाएगा अपने आप ही। तो फीस मतलब 12,000 ही रहेगी। अब इसमें क्या काम करना, वैसे बेटा लगभग 2.25 महीना तक पीटी और मेंस दोनों कवर पीटी कम में, यूपी और आईएएस दोनों कवर करेंगे, दोनों पेपर लेके बैठ यही सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पेपर। नहीं, आपकी तो मैपिंग के बारे में सुना है, हम लोग भी मैपिंग हमने खरीद रखी है। तो मैं जब पेपर कभी क्लास लेता हूँ, डेमो वगैरह लेना हो तो बिल्कुल कल ही आ जाओ, कल मॉर्निंग में 8:40 पे यहाँ पहुँच जाना और 45 से डॉट पे क्लास हो जाएगी। क्लास का टाइम क्या रहेगा, मतलब 8:45 to 11 या 10:45 से 15
15 मिनट कर दो, मतलब 2 सवा 2 घंटे की क्लास है। नोट्स वगैरह सब बनवाते हैं? मैं लिखवाता हूँ क्लास में, नोट्स प्रिंटेड भी मिल जाएगा। मेरा मानना है खुद लिखो ज़्यादा अच्छा। खुद लिखेंगे। क्लास में बोलता हूँ वो आपका बेसिक नोट्स रहना चाहिए, अदरवाइज मैं भर के डंप दे आपको दे दूंगा, ले जाके घर पर डंप करो। ठीक है, यही हो रहा है। तभी तो हिस्ट्री में से कौन सी चीज की मैटर नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती पढ़ाओगे बच्चों को। क्वालिटी लक्ष्मी कार्ड इतनी बढ़िया है, आप अलग से क्वालिटी पढ़ाओगे तो पहले वहाँ सर कमाए फिर वहाँ कमाए, डबल मेहनत हो जाती है। ओवरडोज हो जाता है कि ना भैया ये तो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, और उस चक्कर में प्रॉब्लम। तो जो मैं क्लास में लिखवा दूँ वो रामबाण औषधि मान के भाई इस पर मुझे ध्यान दें। उसके साथ एक बात मैं थोड़ा कठोर हूँ, बेहतर समझ सकते हैं, बुक पढ़ना पड़ता। तो जैसे ज्योग्राफी कौन सी बुक पढ़ेंगे? NCERT 11 क्यों ले लूँगा बोले नहीं हुआ। और जब मैं रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो 6 से 2 8 बोल देंगे। NCERT पढ़ो, बुक ज़्यादा पढ़ने में सोचो, मतलब ये मैंने पढ़ा है, ये सर ने बताया है, ये बताया है। यूपीएससी का ऑफिसर बनने का यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। प्रॉब्लम है कि हम ऑफिसर नहीं बना रहे और बच्चे बनना है। बच्चों क्या हो गया, हमें जब बच्चे चाहे तो कोचिंग फॉर्म करे, ले बेटा ये भी कुछ दिनों बाद बच्चा दबा हुआ महसूस करे, तो बेस्ट क्या है, एक बुक लैंग्वेज मिलेंगे, मिलेंगे, कभी लैंग्वेज नहीं कर पाए हाँ, इधर आओगे तो ऑनलाइन आओगे तो एनवायरमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे? बेस्ट बुक भरोसा की आती है। तो अब कुछ बेसिक जो पढ़ो NCERT, बाकी में सब फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सब क्लास में बहुत ज़्यादा डेमो करना। हाँ, डेमो में जरूर कहूँगा कि डेमो जैसे कोई चीज होती है ये दिन में भाई अब किसी चीज को क्या जज करेंगे? सही बात जज करना हो सर, हिस्ट्री इतनी बड़ी कोचिंग है, वहाँ मुझे हिस्ट्री का सबसे अच्छा मैच होता फिर लगा देते हैं। उसके बाद दूसरी जो क्लास अच्छी होती है उसको लगाते हैं 3 महीना सारा पेपर लगाते, उसके बाद आगे फिर डी घुमा सोने वाली क्लास, फिर आगे से ज्योग्राफी, फिर सारा ऐसे होता। ठीक है, डेमो सही बात है जो ये दिन में किसी चीज मैं ये पूरे मन तुम्हें 10 दिन बाद भी लगता, 15 दिन बाद यार मुझे सर समझा नहीं पा रहे और मैं समझ नहीं पा जी। ऑनलाइन में अगर कोई चीज समझ नहीं, मैं यहाँ पे आके आपसे तो नहीं बोल सकते हो। वो देखो देखो सिस्टम है ही सारा, तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, क्या बोलते हैं का मैं ऐप फैसिलिटी रहेगी। बाद में देखना चाहते हो बाद में देखो, कभी घूमते घामते यहाँ मोमेंट के जब ज्योग्राफी समाप्त कर लेता हूँ तब पहले समाप्त हो जाएगा। लगभग यूँ मान लो 20 क्लास, 1 महीना लगभग हो। एक सर मैंने देखा है जो जैसे ज्यादा परिणामी टीचर होते हैं ना, उसमें वो संकट छा लेकिन उन्होंने क्या किया शंकर यादव ने, उनको टाइम कम दिया जाता तो मैं भी पूरी
छोड़ के निकल गए बिना मैं तो नहीं जाता वो तो आत्मा है, प्रोजेक्टर पर बड़ा अच्छा पढ़ा है। वो मैपिंग आत्मा है बेटा। जब तक तुम्हें इमेजिनेशन नहीं कि है कहाँ पे, घूम कहाँ रहा हूँ। समझ रहा लेकिन नहीं मानो कि दृष्टि के 10 बच्चे पढ़ेंगे मेरे यहाँ पे आके जब कुमार गौरव सर पढ़ा मुझे, लेकिन होता क्या है ना, हम नए के मतलब नए को बोलते यार क्या कितना बढ़िया होता कोई व्यवस्था इनका अगर तो ऑनलाइन कर मेरे हम यही अरुण सर थे, इकोनॉमी पढ़ाते थे पतंजलि में, तो सब सारी चीजें हम मॉडल वाले बोलते थे। आज देखो दृष्टि में पढ़ा रहे और संस्कृति पढ़ा रहे, बड़े हो ब्रांडिंग का खेल है, बाकी सब माया यही है। आपके ऊपर ही शायद पढ़ाते थे, इंडिविजुअल पढ़ाने आए बच्चे पढ़ते 10 बच्चे, तो ब्रांडिंग वाली बात है। 450 बच्चे आ गए मेरे ऑनलाइन पाओगे 60 बच्चे। ठीक है सर, थैंक यू। चलाओ, ठीक है, मुझे क्लास करने दो। ठीक है सर, ठीक। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। राइट डाउन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिखो भाई। क्या हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे बच्चों? ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? मध्य गंगा मैदान में बाढ़ विभीषिका के कारणों, परिणामों तथा उपचारिक उपायों को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन था। आपकी उत्तर पुस्तिका में एक रेखा चित्र पर मध्य गंगा मैदान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए। ये लिख लिया नहीं? हेलो, हाँ, ये 2012 में आया है, 30 नंबर का। तो मैं ये कह रहा था कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहां से कहां है? अब जरा स्टेट बता दो कौन कौन से होंगे। स्टेट कौन कौन से होंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग और बिहार का भाग और बंगाल। यानी कि ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, बिहार में और बंगाल में जो बाढ़ आती है उसके कारण, परिणाम, प्रभाव, इन सब पर चर्चा। ठीक है, 2012 अगेन 30 मार्क्स। देन फिर एक और लिखो क्वेश्चन। भारत में बाढ़ों की बढ़ती हुई बारंबारता, एक बहुत कंटेम्परेरी क्वेश्चन है बच्चों। भारत में बाढ़ों की बढ़ती हुई बारंबारता, फ्रीक्वेंसी एवं तीव्रता का कारण बताइए। एवं तीव्रता का कारण बताइए। और चीरकालिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की ओर, चीरकालिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, इशारा करते हुए अल्प एवं दीर्घ अवधि के, अल्प एवं दीर्घ अवधि के उपचारात्मक उपाय सुझाइए। उपचारात्मक उपाय सुझाइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? भारत में बाढ़ों की बढ़ती हुई बारंबारता एवं तीव्रता का कारण बताइए। क्या भारत में बाढ़ ज्यादा आने लगी है? क्या ऐसा है? मैं कहूंगा हाँ ऐसा है। शायद हो सकता आप लोग भी महसूस किए होंगे, नहीं तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। एवं चीरकालिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को इशारा करते हुए, जहां अक्सर मतलब होती रहती है, उधर बताते हुए अल्प एवं दीर्घकालिक अवधि के उपचारात्मक उपाय बताए। भाई बाढ़ आ रही है तो उपाय क्या है? जरा सोचने वाली बात है कि बिहार के क्षेत्र में बाढ़ बार क्यों आ रही है? यदि आ रही है तो क्या उपाय किया जाए? क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं लोग मिलके इसका दूरगामी कोई नीति बना रहे? दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ना, दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। प्रत्येक साल आती है।
ये आया क्वेश्चन 2015 में 20 मार्क। अकाउंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड्स इन इंडिया and suggest short and long term remedial measures indicating the chronically flood prone area। chronically। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गंगा के मैदानों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, गंगा के मैदानों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और उनकी प्रबंधन समस्याओं का वर्णन कीजिए। 2016-15 मार्क्स। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि भाई यहां तो बार बार हर 2 साल बाद प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से? बताइए, ऐसा लग रहा है कि नहीं? फिर एक आध दो और लिख लीजिए। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कीजिए। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कीजिए और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। ये 2 टॉपिक को एक जगह जोड़ दिया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। Identify the drought prone areas in India and evaluate their drought prone areas program। ठीक है, एंड फिर लिखिए, ये आया 2008 40 नंबर का, यूपी पीसीएस में आया हुआ बच्चों। 2008 में 40 मार्क्स, फुल लेंथ क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण सिंगल कोमा बंद, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण सिंगल कोमा बंद पर टिप्पणी लिखिए, पर टिप्पणी लिखिए। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से इन सभी को आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए भाई, फिर और तो बाकी तो कोई और क्वेश्चन दूसरे तरह के हैं। इन सभी प्रश्नों के देखने के बाद एक बात समझ में आई कि यस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ गए बच्चों? यानी कि डिफरेंट डायमेंशन देखना है और क्या है। अब जरा जो भी, हाँ सोच रहा था कि हिंदी मीडियम में कमी कहाँ पे रह जाती है, जो ज्योग्राफी और कमी कहाँ पे रह जाती है, बस यही पूछना चाह रहा था। कितना बार क्वेश्चन लिखते हो बेटा? अभी तक तुम कितनी बार क्वेश्चन लिख के भेजे हो? सर जो अबे बड़ी बहुत कड़वा मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हर कोई पी नहीं पाएगा। कितनी बार लिख के भेजे हो? बोल दो, इसी का जवाब दे दो। यास्मीन शांत रहो बेटा। अब क्यों नहीं भेजते? 12 दिन क्या, तुम बहुत दिन हो गए भेजे ही नहीं हो। तुम सोचते हो कि सर देखेंगे तभी कि यास्मीन बच्ची ये पूछ लेना। यही लाइन पे है अभी। डेली कम से कम 3 क्वेश्चन लिख के भेजती है, चाहे मैं चेक करूं ना करूं, मैं देखूं ना देखूं, मैं कब देखूं, डजंट मैटर। इसे पता है कि मेरा काम है लिखना और मैं लिख के सर के पाले में गेंद फेंक दे रही हूं।
बाकी अफसर की मर्जी। मैं भी आखिर मजबूरी में जब देखता हूँ तो 4 दिन 5 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी मैं खाली होता हूँ मैं देख लेता हूँ, है ना। जब भी तो तुम देख लेना अपनी राइटिंग और यास्मीन की राइटिंग देख लो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, व्यवस्था में प्रॉब्लम है, इससे पहले प्रॉब्लम हमारे में है या नहीं, इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। समझे या नहीं? यस सर। आप अपने में इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या कमी है। मैं पुष्पमाला को, अब गुस्सा आ रहा, देखो पुष्पमाला को भी सुनाऊंगा, इसको 10 बार कहां लिखा करो, लिखा करो। कभी मूड में आएगा, जागृत होगी तो कभी कभार लिख देगी। 1 महीने से तो इसने लिख के भेजा नहीं अभी तक। पुष्पमाला, पुष्पमाला लाइन पे हो? हाँ है तो सही। पुष्पमाला कब नहीं बोले? हाँ हाँ पुष्पमाला, कितनी बार लिख के भेजी हो? तुम थी नहीं, इसका मतलब लाइन पर थी नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कितना लिखती हो तुम? लिखना बंद कर दिया तुमने आजकल? लिखना बंद नहीं किया है, बट थोड़ा घर पर थोड़ा इश्यू है, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम। यस सर। यस बेटा, यही सारे बहुत सारे गम होते हैं, परंतु उन गमों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना, यही यूपीएससी। मैं मान रहा हूं बेटा, मैं तुम्हारी सीमाओं को समझ रहा हूं, परंतु इन सीमाओं को तोड़ो, ये भी बुद्धिमत्ता है ना। मैं देखता हूं यास्मीन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां तक कि जी सुबह वाली जो क्लास रहती है उसके भी क्वेश्चन लिख के भेजती रहती है, भेजती रहती। लिखोगे बेटा, कुछ भी लिखोगे, मैं कमेंट्स करूं या ना करूं, जब भी लिखोगे अगला आंसर पिछले वाले से बेस्ट होगा, अगले वाले से पिछले वाले से अगला बेस्ट होगा, उससे अगला वाला पिछले वाले से बेस्ट होगा। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजा। इन सब बातों में कहां फंसते हो तुम लोग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। कभी तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो यार। तो फिर कहां से प्रश्न तुम्हारे आ गया? सर मैं ये पूछ रहा था कि हम लोगों से ज्योग्राफी में कहां पे कमी रहती है। हाँ तो आखिर तो क्या मतलब कमी रहती, कभी मतलब कहां कमी रहती है, किस वजह से कमी रहती? तुम्हारा कहीं ना कहीं हमसे मतलब क्या है? तुमने काम किया अभी तक कि हमसे प्रश्न पूछ रहे हो? सर कमी से पहले खूबी तो देखने की, खूबी कहाँ है कि कमी रहे। हाँ वही तो बेटा, खूबी तो डेवलप करना है ना, और खूबी में लिखना खूबी है। जैसे मैं यास्मीन का एग्जाम्पल देता हूं, ये बच्ची निरंतर लिखती रहती, निरंतर लिखती रहती, और लिखने से ही अंतिम परिणाम सुनिश्चित होगा, समझे। इसलिए मैं कहता हूं लिखा करो, लिखा करो, लिखा करो। ये मैं प्रश्न क्यों देता हूं बोलो, कि जब मैं पढ़ा दिया करूं तो इन पर सोचो, और पढ़ने से पहले प्रश्न तुम्हारे माइंड में रहेंगे तो उन चीजों को पकड़ना शुरू करोगे। अच्छा हाँ कारण पूछ रहा था, ठीक ठीक है ये बात। तो ये सब आपको देखना होगा, सब चीजों को संभालना होगा बच्चों। रजत पता चला कि एनसीसी में जा रहा है, यहां जा रहा है, क्यों रजत? रजत रजत नहीं पूछा था ना प्रश्न? 1-1.5 महीने से क्वेश्चन तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आया, 2 महीने से मुझे पास सब डाटा रहता है, समझे। तो पहले ये सोचा करो कि मैं काबिल बनूं उसके लिए, पहले
डिजायर होने से पहले डिजर्व बनो, ठीक है, कि आई हैव डिजर्व, ठीक है, आई एम डिजर्व फॉर दैट, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, मैं काबिल हूं, तो पहले काबिल बन जाओ ना। और काबिल बनने का तरीका क्या है? सुनने, ज्ञान सुनने के बाद चिंतन मनन और लेखन, चिंतन मनन और लेखन। यास्मीन दिन में कितनी बार लिखती हो? यास्मीन ये चली गई क्या? तो कितनी बार लिखती हो? 2-4 बार। इसका जब मूड बैठता है ना, ये लिखने बैठ जाते हैं। इसको लिखने में इंजॉय आने लगा है, लेखन में बेटा इंजॉय आता है। चलो याद रहा, देखते हैं, ये करते हैं। हाँ हाँ, वो जब आंसर लिखती है ना, दिमाग लगाती, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, रिकॉल करती है, रिकॉल करती, रिकॉल करती है, तो क्लैरिटी आती है। अच्छा ये कहना चाह रहा, ठीक 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 ठीक, आ गया। तो यहां पे ध्यान दो। चलो इधर आओ, बात को दूसरी तरफ मोड़ ले गए। तो अब जरा हम लोग यहीं से शुरू करें। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसकी परिभाषा देखो, है ना। तो यहाँ पर परिभाषा हम लोग देखते हैं, बाढ़ एवं सूखा की परिभाषा क्या है, फिर ये आती क्यों है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, और प्रभाव हैं तो यदि दुष्प्रभाव हैं तो उसका उपाय क्या है। यही तो 5 एंगल पूछ रहा है। इतना सारा प्रश्न आपने किया, इन प्रश्नों में कोई और एंगल है बच्चों? बताओ। यही तो 5 एंगल है कि बाढ़ क्या है, घुमा फिरा के वही, बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, कारण क्या है, उपाय परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, एंड लास्ट में उपाय क्या। यही 4-5 बातें तो हैं। इन्हीं 4 बातों को, 5 बातों को पढ़ लो, प्रश्न तुम्हारे घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते उसी में। जैसे किचन में वही 5-6 सब्जियां, 4-5 सब्जियां, 4-5 दालें पड़ी रहती हैं, और एक जो सुगृण महिला होती है जो अच्छा खाना बनाती है, मतलब चीजों को देखती हैं, वो उसी में से इधर उधर दाल मिर्च मसाला कम ज्यादा करके बढ़िया खाना बनाती रहती है। ऑफिसर भी यही होता है कि समस्याओं में से सलूशन निकाल के सलूशन देता रहता है। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। चलो आओ इधर आओ। अब जरा हम लोग देखते हैं बाढ़। कोई बताएगा बाढ़ क्या होती है आप लोगों में? बोलो क्या है बाढ़ भाई? किसी क्षेत्र में एक सामान्य वर्षा से कहीं अधिक वर्षा हो जाती है। अच्छा, वृष्टि का रूप धारण कर देती है। ऐसा भी है? जैसा या तो कहीं पानी कोई और? से ही बाढ़ नहीं आती, कभी कभी नदियों के पानी से भी बाढ़ आ जाती है। आखिर बारिश का पानी जाता कहाँ है? सर तो मतलब बारिश होगी, दूसरे इलाके में बाढ़ आ जाएगी, दूसरे इलाके में। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, यही बात सही है, गुड। ये भी होता है कि बारिश, जैसे बारिश पहाड़ों में होगी, बाढ़ निचले मैदानों में आ जाएगी। जैसे बारिश नेपाल में होती है, बाढ़ यूपी बिहार में आ जाती है। होता है कि नहीं बच्चों? जब भी बाढ़ आती है मतलब नेपाल में बारिश होती है। नेपाल में बारिश होती है ना। बाढ़ को जब हम परिभाषित करते हैं तो भारत के मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में, निचले भागों में जल को फैला देती हैं, तो उसे ही बाढ़ कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, जब नदियां तटबंधों को तोड़कर, ध्यान रखना, तटबंधों को तोड़कर जल को आसपास के क्षेत्रों में फैला देती हैं। जब आसपास के क्षेत्रों में फैला देती हैं तो भाई क्या होगा? अब खेत तुम्हारे डूब गए, पशु बह गए, घर द्वार नष्ट हो गए,
तो दुष्प्रभाव हो गया। बोलिए, यही होता है ना, और क्या। सड़कें बह गई, रेल लाइंस बह गई, आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलाना, ध्यान रखना। यही परिभाषा फिर आगे कुछ उल्टा, यानी कि इसे कह सकते हो अतिवृष्टि भी कई बार बोल दिया जाता है। बाढ़ को अतिवृष्टि भी, हालांकि अतिवृष्टि एक कई बार दूसरे सेंस में लिया जाता है। बाढ़ कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बारिश से ही हो, इसीलिए एप्रोप्रिएट वर्ड फ्लड आता है, यानी कि बाढ़। अतिवृष्टि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं बनता। फिर वहीं सूखा, अनावृष्टि, देखो यहाँ पे वर्ड है अनावृष्टि, बारिश न होना, ये ठीक बैठ जाता है इसके लिए। तो भाई ये क्या है, क्या बोलते हैं, सूखा क्या है, कोई बताएगा? बोलिए भाई। बारिश का ना होना। बारिश का ना होना? अरे कब ना होना, कितना बारिश ना होना? जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से बहुत कम वर्षा होती है और वहां जल की अत्यधिक कमी महसूस होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है तो जल की भारी कमी महसूस होती है, इसलिए सूखा है। देखो वर्ड क्या, सूख गया सब कुछ। क्या भाई, पेड़ पालो, फसल, ये वो सब कुछ सूख गया, कुएं तालाब पोखरे सब कुछ सूख गया, तो क्या है भाई, सूखा है। इसी को भारतीय मौसम विभाग ने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित किया है कि जब मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच, ध्यान रखना, मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताहों तक, ध्यान रखना, लगातार 4 सप्ताहों तक बारिश न हो तो उसे सूखा कहा जाता है। समझ में आ रही बात बच्चों? जैसे अभी आपने कहा कि सामान्य से बहुत कम वर्षा हो, परंतु सोचो सामान्य से बहुत कम वर्षा हो पर थोड़ी 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 हर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हर 10 दिन 5 दिन बाद बारिश होती रहे तो अच्छे हैं। तो ठीक है भाई। जैसे मान लो तुम डेली 4 लीटर पानी पीते हो और तुम्हें पानी ज्यादा नहीं 2 लीटर ही मिल जाए तो क्या कहोगे, 50% कम मिला, चले भाई नहीं 40% ही मिल जाए, यानी कि 1.5 लीटर मिल जाए, और कहा जाए भैया इसी में चलाना है पूरे दिन, तो जीवन आपका बच सकता है कि नहीं? बोलिए। यस, एग्जैक्टली। जब जाओगे तुम गल्फ कंट्रीज में तो जो बेचारे लेबर्स जाते हैं ना हमारे इंडिया से या विभिन्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको एक निश्चित क्वांटिटी में पानी दे दिया जाता है, देख भाई इतने दिन इतना पानी है, 24 घंटा में ही पीना, सुन ले 2 लीटर पानी है बस, अब चाहे इसे कपड़ा धो, मुंह धो, पता नहीं जो भी है, अब यही मिलेगा, सुन ले पीने वाला पानी यही है। अब पता चला कि रजत 2-2 ग्राम पी के 10-20 मिनट पी के 10 मिनट काम चला रहा। तो कई बार ये परिभाषा एग्जैक्ट फिट नहीं बैठ पाती है कि कितनी क्वांटिटी तक कम हो जाए। जैसे कई बार ये भी कहा गया कि सामान्य से यदि 20% कहीं पर वर्षा कम हो तो वह सूखा क्षेत्र हो सकता है, परंतु मान लो जो 80% हो वो रुक रुक के थोड़ी 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 होती रहे, तो ये बताइए काम चल जाएगा कि नहीं? बड़े आराम से काम चल जाएगा, तो सूखा कहां हुआ? तो इसीलिए एक दूसरी परिभाषा निकाली गई कि मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताहों, यानी कि कितना, 28 डेज तक बारिश न हो। समझे बच्चों? तो क्या होगा, सूखा होगा। अब आप कहेंगे सर इससे कैसे समझ में आ रहा? कल्पना करो तुम लोग
मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये क्या है बच्चों? गर्मी के दिन है। पौधों को इस समय भारी पानी की आवश्यकता होती है और बारिश भारत में जल का सबसे बड़ा स्रोत है। कल्पना करो पानी न मिले 28 दिन तक, पौधे सूख जाएंगे कि नहीं? और 28 दिन तक बारिश ना हो ना तो बेटा तालाब पोखरे भी सूखने लगते। सूखा का यहाँ पे सामान्य अर्थ है वनस्पतियों का नष्ट होना, है ना। 28 दिन तक किसी खेत में पानी ना मिले ना तो पौधा सूख के बेटा ऐठ के एकदम लक्कड़ बन जाएगा। बोलिए ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच। क्यों? क्योंकि माना जाता है 15 जून को मॉनसून दस्तक दे जाता है, क्या बोलते हैं, अपने केरल के तट पर, और धीरे धीरे फिर प्रोग्रेसिव होता आगे बढ़ने लगता है। और मान लो 15 जून को आना है, 15 लगातार 28 दिन तक ना आए, बोलो क्या होगा? सब कुछ ध्वस्त। तो सबसे पहले यहां पर इस बात को ध्यान देना। लिखो परिभाषा। बाढ़ वह स्थिति है, बाढ़ वह स्थिति है जब नदी का जल बाढ़ वह स्थिति है जब नदी का जल खतरे के निशान के ऊपर बहने लगता है, कोमा, खतरे के निशान के ऊपर बहने लगता है, या जब नदियां खतरे के निशान से ऊपर, समझ रहे हो ना? खतरे के निशान का मतलब क्या है? अब आवासीय क्षेत्र आना शुरू हो जाएगा, खेत वगैरह शुरू हो जाएंगे, तब वो पानी घुसने लगा उधर, तो वहां पर खतरे, या तो इसलिए दूसरी परिभाषा भी लिख लो, या जब नदी अपने तटबंधों को तोड़कर जल को आसपास के आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में पहुंचा देती है, तो उसे सूखा कहा जाता है, तो उसे बाढ़ कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। जबकि सूखा वह स्थिति है जब मध्य मई से मध्य अक्टूबर तक लगातार 4 सप्ताहों के बीच औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती हो, 6 सेंटीमीटर से कम होती हो, सेंटीमीटर से कम होती हो। समझ में आ रही बात या नहीं बच्चों? यहाँ पे की बात समझ में आ रही है ना सबको? बिल्कुल एकदम समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो धुनाई होगी। चलिए भाई आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा। बाढ़ और सूखा भारतीय मॉनसून की
बाढ़ एवं सूखा भारतीय मॉनसून की अनिवार्य विशेषताएं हैं। अनिवार्य विशेषताएं हैं। प्रायः प्रतिवर्ष भारत के किसी ना किसी भाग में, प्रायः प्रतिवर्ष भारत के किसी ना किसी भाग में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति, बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। भारत के किसी ना किसी भाग में, प्रायः प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी भाग में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय यह है कि कभी कभी तो, उल्लेखनीय यह है कि कभी कभी तो, कभी कभी तो एक ही क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में शुरुआती दौर में बाढ़, शुरुआती दौर में सूखा, शुरुआती दौर में सूखा की स्थिति बनती है, की स्थिति बनती है, तो वहीं कुछ दिनों बाद, तो वहीं कुछ दिनों बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आगे बात बच्चों? नेक्स्ट पैरा, बाढ़ सूखे के आगमन के, बाढ़ सूखे के आगमन के कई कारण हैं। इनके कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनके कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मॉनसून से संबंधित कारक। नंबर 1, मॉनसून से संबंधित कारक। और नंबर 2, अन्य कारक। नंबर 2, अन्य कारक। नंबर 1, मॉनसून से संबंधित कारक। अब जरा बच्चों देख लो मॉनसून से संबंधित। आप लोग मॉनसून बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया कि भारत में 80% वर्षा का जो स्रोत है मॉनसून है। भारत में जो 80% वर्षा होती है, विशेष रूप से उसका स्रोत दक्षिण पश्चिमी मॉनसून है। और नियर अबाउट 15% रेनफॉल का स्रोत जो है वह उत्तर पूर्वी मॉनसून है, जो बहुत ही सीमित एरिया में केरल, सीमित एरिया में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग के तटीय मैदानों में होती है ना। यानी कि भाई 95% खर्चा कौन उठा रहा है, और 95% में भी, 96% में भी 80% खर्चा कौन उठा रहा है बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून हमारा है। यदि वो फेल हुआ तो सब कहानी चौपट, यानी सूखा आ जाएगा। वो सब ज्यादा मेहरबान हो गए तो भी कहानी गड़बड़।
बाढ़ की आ गई। लो भाई पियो पानी, खूब पियो रजत, पानी बेटा पियो, जितना पियो 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 पियो। रजत बेचारे पानी पीते पीते बेहोश हो गए। ये भी समस्या है, ये भी समस्या हो गई। तो इस दिशा में ब्रिटिश विद्वानों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखा कि भारत में जो मॉनसून से वर्षा होती है उसमें देखा जाता है कि हर 4 साल बाद एक सूखे की स्थिति बनती है, छोटी मोटी सूखे की स्थिति, यानी मॉनसून गड़बड़ा जाएगा, कुछ इधर उधर लेट हो जाएगा, है ना, सूखे की स्थिति बनती है। और सूखा आता है तो जानते होंगे बच्चों परिणाम क्या है, अकाल आता है। पढ़ा है आप लोगों ने, उधर ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया है ना, अकाल के कारणों पर चर्चा जब की हुई है तो सूखा अकाल के कारणों में एक प्रमुख कारण होता है। याद है कि नहीं आप लोगों को? पीछे वाला रिवाइज किया करिए बच्चों, जो मैंने सारा पहले पढ़ाया हुआ है, हाँ उसे सब रिवाइज कर लिया करो, नहीं तो वो भूली बिसरी प्रेम कहानी हो जाएगी। फिर आइयो को याद पुरानी, फिर आइयो याद पुरानी, वो कहानी गड़बड़ ना हो, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया करो, 10-20 दिन बाद पढ़ लिया करो। तो यहां पर 4 साल बाद सूखे की स्थिति बनती है। और फिर उन्होंने विद्वानों ने कहा कि एवरेज 20 सालों बाद एक महाअकाल की स्थिति होती है। महाअकाल की स्थिति होती है। महाअकाल का मतलब पता चला कि पूरे सीजन में बारिश ही नहीं हुई, और क्या भाई हो सकता है 2 सीजन ही बारिश ना हो। 2 सीजन ही बारिश ना हो बच्चों, लोग परेशान है, त्रस्त है। 2 सीजन की बारिश होने का मतलब क्या है, जो भारत की मेन क्रॉप है, यानी कि राइस जो मेन क्रॉप है उसका ना होना। और बच्चों जब राइस नहीं होती है तो पूरी संभावना है गेहूं भी नहीं होगा। क्यों भाई बोले बच्चों, गेहूं क्यों नहीं होगा? सर्दियों के दिनों में जो फसल बोई जाती है भारत में वो ज्यादातर सिंचाई पर आधारित होती है। और सिंचाई हमारी किस पर आधारित होती है? तालाब पर, पोखरों पर, कुओं पर, भूगर्भीय जल पर। जब बारिश नहीं होगी तो न तालाब में पानी होगा, न कुएं में पानी होगा, न भूगर्भीय जल होगा, तो सींचोगे क्या तुम यार खेत में? तो गेहूं भी नहीं होगा। अब सोचो, धान भी नहीं हुआ, गेहूं भी नहीं हुआ, दाल भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो क्या है बच्चों? क्या होगा बताओ? अकाल। यानी कि खाद्यान्न का भारी संकट होना, और खाद्यान्न और पेयजल के भारी संकट का परिणाम तेजी से लोगों का मरना। जब बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक साथ लोग हताहत होने लगे तो वही तो सूखा है, वही तो अकाल है। सूखा का परिणाम अकाल है। पुरानी मूवी आप लोग कभी देखिए तो उसमें अक्सर दिखाते, बंगला मूवी जब देखोगे बच्चों तो बंगला मूवी में अक्सर अकाल की स्थितियां दिखाई देती, क्योंकि बंगाल में समय समय पर बहुत सारा अकाल पड़े। जब कभी हिस्ट्री पढ़ो आप लोग, मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, एक मूवी राजू गाइड है अजय देवानंद की, आप लोगों ने नहीं देखी होगी पता नहीं। और कुछ उसी तरह का नई लेटेस्ट मूवी आई थी लगान। तो सूखे की स्थिति है बच्चों, सूखे की स्थिति दिखाई जब देती है तो बहुत ही गड़बड़। हाँ, बारिश के महत्व को तुम लोग नहीं समझ सकते बच्चों। अब तो तुम लोगों को सब बना बनाया खाना मिलता है, सब कुछ भगवान ने, मतलब नो डाउट बेटर कंडीशंस आ रही है, क्योंकि तकनीक के आने से बारिश यदि नहीं हो रही है कोई बात नहीं, तब तक हम खेत सींच देते हैं तो पौधा हमारा चलता रहता है। नहीं 28 दिन बारिश हुई, चल भाई 2-3 बार सींच दिया, फिर तो होगी ना। 10 दिन बाद हुई, 20 दिन बाद हुई, 1 महीने बाद हुई, कुछ ना कुछ फसल तो निकल आएगी ना, कुछ ना कुछ फसल तो निकल आएगी, देखा जाएगा। फिर उससे भी बड़ी बात, एफसीआई का गठन कर दिया गया, हमारे
रिजर्व पड़े रहते हैं खाद्यान्न। तो इस तरह से इन सब चीजों को हमें देखना होगा। चलो, तो अधिकतर मौसम वैज्ञानिकों ने मॉनसून साहब को ही माना है कि मॉनसून साहब 4 साल बाद या कई बार 20 साल बाद इधर उधर होते हैं और इसी में गड़बड़ होता है। 20 साल का मतलब समझ रहे हो, एक नई पीढ़ी आ जाना। इसलिए पहले के समय में देखोगे भारत का हर नागरिक कहीं ना कहीं सूखा से, बाढ़ के अनुभव से रूबरू जरूर रहा होगा। आपके बचपन में आया होगा, नहीं तो जवानी में आ जाएगा, कभी ना कभी तो जीवन में कष्ट इस टाइप का फेस करना होगा। तो लोग पहले इसीलिए अल्हड़ स्वभाव के, जो लोग बोलते हैं ना भाग्यवादी होते हैं भारतीय लोग, देखो कई इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार देखोगे कि भारतीय लोग गरीब क्यों है, तो भाई भाग्यवादी होते हैं। अबे भाग्यवादी मजबूरी है, बन जाना, अब सूखा पड़ गया क्या करोगे बोलो, कितना खेत में मेहनत करोगे बच्चों। तो आदमी कुल मिला के पलोथी मार के बैठ जाता है, हे प्रभु तेरी माया, जो जिस धर्म का होगा कहता है हे प्रभु, अल्लाह, हे भगवान, हे खुदा, हे, है ना, सब बैठ जाते तेरी माया। तो मॉनसून साहब मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और मॉनसून साहब में देखा यह जाता है कि मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों। तो आप लोग देखते हैं डायनेमिक थ्योरी में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कि जो ITCZ है ये किधर चली जाती है, गंगा के मैदानी भागों पर। पढ़ा था ना, भूल गए सभी। ये देखो बच्चों, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर आप लोग क्या देखते हो, जो कन्वर्जेंस जोन है वो खिसक के किधर चला जा रहा है, गंगा के मैदानी भाग पर। और जब गंगा के मैदानी भाग पर खिसक के चला जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पौने खिसक के यहाँ पे आती हैं, कन्वर्ज करती, यानी कि जितने लंबे समय तक ITCZ यहाँ पर टिका रहेगा, यहाँ पर खूब बारिश होगी, खूब बारिश होगी, खूब बारिश होगी। और बारिश खूब हुई तो क्या होगा बच्चों, बाढ़ आ गई। बोलिए, बारिश खूब हुई तो बाढ़ आ गई। और कभी सोचो ऐसा हुआ कि ये ITCZ साहब यहां तक खिसके ही नहीं, कहे ना भाई हम तो यूपी बिहार नहीं जाएंगे, बहुत लोग गरियाते हैं और समझ में नहीं आ रहा भाई, हम नहीं जाएंगे। ये लोग तो समझ में आ रही बात, यानी कि ये साहब इधर ही रह गए दक्षिण भारत की ओर। तो ये जो एरिया है खाली रह गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या स्थिति, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी तो यही क्षेत्र सूखा ग्रसित होगा। यानी कि ITCZ कितना उत्तर की ओर जा रही है, कितनी देर तक उत्तर के मैदानी भागों में टिकी हुई है, जितनी देर तक वो टिकी रहेगी बारिश अधिक होगी। यदि ये उत्तर की ओर नहीं गई और समय से पहले खिसक के आ गई इधर, तो फिर सूखे की स्थिति है। इसीलिए तुम देखो सूखे की घटना बच्चों प्राय फुल फ्लेज जनरली जो देखी जाती है, यह गंगा के मैदानी भागों की विशेषता देखी जाती है। हालांकि बहुत सारा क्षेत्र है, नो डाउट, परंतु यहाँ पे ज्यादा सीवियर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये, फिर जरा दूसरी बात सोचो, इसी में आप लोगों ने जेट स्ट्रीम भी तो पढ़ा था बच्चों, जेट स्ट्रीम पढ़ा था कि नहीं, क्या है जेट स्ट्रीम में भाई? कुछ याद करिए, जेट स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ाया था मैंने। सर्दियों के दिनों में गंगा के मैदानी भाग के ऊपर एक जेट स्ट्रीम, उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम आके प्रबल हो जाती है। बोलिए, यही है ना।
ये देखो, यही था ना। ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ पर गर्मी सर्दी दिनों में आके प्रबल हो रही है, या कल्पना करो बच्चों, ये लंबे समय तक प्रबल हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो दुनिया में जो भी हो कि यह साहब जी मई जून मई वई तक टिके हुए हैं गंगा के मैदानी भाग में। तो इसका मतलब यहाँ उच्च वायु दाब बनाए हुए हैं कि नहीं ये, बोलिए। और उच्च वायु दाब यदि बना रहेगा तो क्या आपके गंगा आपके इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून साहब आ पाएंगे? कहेंगे भैया कहाँ जाएं, वहां तो कुछ जगह ही ना है भैया, बैठने बैठने की तो हमारे पास कुछ जगह हो गया ही नहीं, वहां पे तो पहले ही साहब लोग चापे हुए हैं, सब एरिया घेरे हुए हैं। तो मानसून मतलब यहाँ उच्च वायु दाब रहेगा तो ये वाली पौने नहीं जा पाएंगे ना बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने नहीं जा पाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने नहीं जाएंगी तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? सूखा। भाई सूखा बारिश नहीं हो पाएगी ना। नहीं समझ पा रहे आप लोग? पुष्पमाला समझ रही कि नहीं बात? ये पुष्पमाला तुम्हें बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ गायब हो? मुझे लग रहा है खाना वाना बनाने चली गई। पढ़ते पढ़ते सोचोगी एक अभी अब आ रही आ रही है एक आ रही है एक बच्ची है, वो जीएस में क्या नाम है, वो बंगाल से है, नाम नहीं याद रहा, अपने आइस दरबार पे ही है। तो एक दिन उसका फोन आया, अक्सर आता रहता है, तो कह रही सर मैं खाना मैं ही बनाती हूँ और 9-10 o'clock के आसपास मैं ही खाना बनाती हूँ, तो मैं किचन में आप अपना मोबाइल ऑन कर देती हूँ और मैं खाना बनाती रहती हूँ, आपकी आवाज़ सुनती रहती हूँ और मैं खाना बनाती रहती हूँ। और मेरी मम्मी कहती हैं सर की तुम्हारी आवाज़, सर आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, सर की आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा। मेरी मम्मी भी तारीफ करती। मैंने कहा थैंक यू बेटा। तो वही मैं सोच, क्या चीज? अब पता नहीं, अब बच्चे वैसे ही बटरिंग कर रहे हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर वो बच्ची बता रही थी। सही बात है, बटरिंग की बात नहीं है। चलो खैर यहाँ हो, तो ये देख रहे हो आप लोग कि ये साहब यहाँ पे टिके हुए हैं, तो जगह नहीं मिल रही है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून साहब टाइम से नहीं आ पा रहे। कहानी बदल गई। अब जरा सोचो बारिश कौन लाता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। पढ़ा था ना पूर्वी जेट स्ट्रीम कि तिब्बत के पठार पर कुछ घटना उठना घटती है तो एक स्ट्रीम बनती है और वो आके बैठती है हिमालय उसमें हिंद महासागर के क्षेत्र में आसपास। तो क्या होता है, कुछ याद है कि नहीं? यदि कल्पना करो कि ये साहब जल्दी खिसक के उधर चले गए और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो जल्दी आ जाए, प्रबल हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों? इन साहब की तो बल्ले बल्ले हो जाए, कहेंगे वाह भाई मजे आ गए यार, हमें तो आजकल जल्दी से बुलावा मिल गया है, जल्दी से चलो भाई खाना पीना खाना, वहां पर स्वागत समारोह बना हुआ हम लोगों का है या नहीं? तो रिजल्ट ये होगा, ये उधर चले गए, जेट स्ट्रीम आई इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को लेके आगे बढ़ी और देर तक टिकी हुई है, तो इसका मतलब देर तक बारिश होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? और देर तक बारिश हुई तो फिर क्या होगा? नदियों में पानी ही पानी, चारों ओर फैल गया पानी, तो बाढ़ आ गई। बोलिए, एक बाढ़। तो सेम टाइम में वो जो दोनों फैक्टर हैं, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जा रहा है? जो डोमिनेट कर जाएगा उसी प्रकार की क्रिया वहां पे, उसी का परिणाम दिख जाएगा।
जैसे यदि दक्षिण पश्चिमी, यदि जैसे उपोष्ण जेट स्ट्रीम ज़्यादा देर तक प्रबल रह जाए तो दक्षिण पश्चिमी जो मॉनसून है वो वीक हो जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा। तो वहीं जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है प्रबल हो जाए तो बाढ़ की हो जाएगी। इस तरह से विद्वानों द्वारा इस बात की व्याख्या की गई। लिखो, अधिकतर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिकतर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बाढ़ और सूखे का मूल कारण, बाढ़ एवं सूखे का मूल कारण मॉनसूनी पवन की उत्पत्ति से, मूल कारण मॉनसूनी पवन की उत्पत्ति से संबंधित, मॉनसूनी पवन की उत्पत्ति से संबंधित अनिश्चितताएं हैं, संबंधित अनिश्चितताएं हैं। जैसे ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की प्रत्येक, जैसे ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की प्रत्येक, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रत्येक 4 साल में अकाल, प्रत्येक 4 साल में अकाल, सूखे की स्थिति, अकाल सूखे की स्थिति और प्रत्येक 20वें वर्ष में महाअकाल की स्थिति, महाअकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का चक्र है, यह एक प्रकार का चक्र है। इनका यह भी मानना है कि, इनका यह भी मानना है कि बाढ़ और सूखे का, इनका यह भी मानना है कि बाढ़ और सूखे का संबंध तापीय विषुवत रेखा से है, तापीय विषुवत रेखा से है, जिसे सामान्य शब्दों में ITCZ ब्रैकेट में लिख लेना, IT उसमें कोमा देके, सामान्य शब्दों में ITCZ से है। उनके अनुसार, उनके अनुसार जब तापीय विषुवत रेखा या ITCZ, तापीय विषुवत रेखा या ITCZ कर्क रेखा, कर्क रेखा के दक्षिण में होती है तो, कर्क रेखा के दक्षिण में होती है तो सूखे की संभावना अधिक होती है। और वहीं जब यह, वहीं जब यह 28 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, 28 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच
गंगा के मैदानी भाग के ऊपर लंबे समय तक प्रबल रहती है तो लंबे समय तक प्रबल रहती है तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी पवने दक्षिणी पश्चिमी मॉनसूनी पवनों द्वारा अत्यधिक वर्षा किए जाने के कारण अत्यधिक वर्षा किए जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पैरा, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और मोनेक्स अभियान जेट स्ट्रीम सिद्धांत और मोनेक्स अभियान 77 मोनेक्स अभियान 77 सिंगल कोमा में बंद कर लेना। मोनेक्स अभियान 77 द्वारा यह बताया गया है कि बाढ़ और सूखे का मूल कारण उपोष्ण जेट स्ट्रीम और पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम वायु से संबंधित है। पूर्वी जेट स्ट्रीम वायु से संबंधित है। फुल स्टॉप। जब भी भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उपोष्ण जेट स्ट्रीम की अवधि लंबी होती है तो भारत उपोष्ण जेट स्ट्रीम की अवधि लंबी होती है तो भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और जब पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम की अवधि लंबी होती है तो यह बृहद और गहन और तीव्र प्रवणता के साथ मैदानी भारत में निम्न वायुदाब का निर्माण करती है। तीव्र प्रवणता के साथ मैदानी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब का निर्माण करती है जो मॉनसूनी वायु के लंबी अवधि तक वर्षा की क्षमता को बढ़ाता है। लंबी अवधि तक वर्षा की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में निम्न भार हिमालय के तराई, ऐसी स्थिति में निम्न भार हिमालय की तराई और पर्वत पाद क्षेत्र में पहुंच जाता है। निम्न भार हिमालय के तराई और पर्वत पाद क्षेत्र में पहुंच जाता है, जिससे भारतीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, जिससे भारतीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। और बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और सिस्टमेटाइज बना देता हूं, आप लोग बना लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, डायग्राम बना लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो, बन गया। नेक्स्ट पैरा। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में वायु दाब और समताप रेखाओं का, वायु दाब एवं समताप रेखाओं का वितरण 3 दशकीय चक्र बनाता है। 3 दशकीय चक्र बनाता है। समताप रेखाओं का वितरण 3 दशकीय चक्र बनाता है। यह विश्लेषण 1841 से, यह विश्लेषण 1841 से उपलब्ध समताप रेखाओं और वायुदाब रेखाओं के
यह विश्लेषण 1841 से उपलब्ध समताप रेखाओं और वायुदाब रेखाओं के वितरण पर आधारित है। इनके अनुसार 1841 से 71, 1841 से 71 के बीच कमजोर 1871 से 1901 1871 से 1901 के बीच अच्छा, 1901 से 31 के बीच कमजोर 1931 से 71 के बीच अच्छा, 71 के बीच अच्छा, और 1971 से 2001 के बीच कमजोर मॉनसून की स्थिति थी। कमजोर मॉनसून की स्थिति में सूखे की बारंबारता अधिक होती है। कमजोर मॉनसून की स्थिति में सूखे की बारंबारता अधिक होती है, जबकि अच्छे मॉनसून की स्थिति में बाढ़ की बारंबारता अधिक होती है। समझ गए आप लोग? बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं? सर जबकि अच्छे मॉनसून की स्थिति में बाढ़ की बारंबारता, जबकि अच्छे मॉनसून की स्थिति में बाढ़ की बारंबारता अधिक होती है। ठीक है, ये एक डाटा है, मानना है, उन्होंने विश्लेषण किया है कि भाई इस दौरान देखा गया सूखा, इस दौरान देखा गया बाढ़। ठीक है, ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। कल और भी बहुत सारे कारण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि हाल के समय में बाढ़ की बारंबारता क्यों बढ़ गई है। क्या सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? क्या बाढ़ के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है बच्चों? नहीं, आधुनिक समय में देखा जा रहा है बाढ़ के लिए कहीं ना कहीं मानव और उसकी गतिविधियां भी जिम्मेदार है। जैसे निर्वनीकरण, अत्यधिक विकास की बहुत ज्यादा तड़फ, लालच भी मानव के लिए बाढ़ के कारण के लिए जिम्मेदार है। बढ़ता नगरीकरण, अनियंत्रित ढंग से बसावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन पर हम लोग चर्चा कल करेंगे सेम टाइम। कोई और प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं है तो फिर चला जाए बच्चों, बताइए कोई बात हो और। रजत कहाँ चला गया, भाग गया क्या? रजत बेचारा
ये यास्मीन ने क्या लिखा है? यास्मीन ने लिखा वीडियो नहीं दिख रही है। कब वीडियो नहीं दिख रही सर है? उस वक्त नहीं दिख रहे थे, मेरा नेट प्रॉब्लम है आज। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं तो 10 मिनट पहले गया भी, तो इस वजह से भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि भाई कुछ ऐसा। चलो खैर, ओके, थैंक यू सर। ओके, हैव ए गुड नाइट, बाय सर। बाय बेटा, बाय। तो